जहां जहां निकम्मे प्रत्याशी खड़े होंगे वहां जेसीबी अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि इन निकम्मों को बाहर का रास्ता दिखाना है, बाहर का रास्ता। पहले इस्लाम को राम वालों से बू आती है, राम वालों को इस्लाम से बू आती है, खिदमत खलक कैसे करे कोई जब इंसान को इंसान से बू आती है। जी हाँ, हमारे आज की राजनीति केवल धर्म पर लड़ाकर, धार्मिक उन्माद पैदा करके, जातिगत झगड़े पैदा करके लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। लोग विधानसभा और संसद में पहुंचना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो गरीब से गरीब आदमी के लिए लड़ जाती है, गरीब से गरीब आदमी को जिसको जानती भी ना हो उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। किसी बेटी के साथ बलात्कार हो तो वो अपने खर्चे पर उसका इलाज कराती है, बड़े से बड़े अधिकारी से उस बच्ची के लिए लड़ जाती है। और मानव सेवा ही जिसका संकल्प है, भले ही लोग उनके बारे में कुछ सोचते हो, दूर से जैसे अखरोट टाइट होता है लेकिन नजदीक जब उसके जाते हैं तो पता लगता है कि कितना नर्म है। ऐसे ही है, एक ऐसी शख्सियत है भावना पांडे जी, आपका स्वागत है। भावना पांडे जी, मैं भी पहले जब शुरू में आपसे मिला था तो मुझे लगता था कि आप बहुत सख्त मिजाज लेडी हैं, लेकिन जब नज़दीक आया तो लगा कि बड़ी बहन जैसी हैं। आप सबके सुख दुख में काम आती हैं। बहुत सारी बहनों को आपने इंसाफ दिलाया है, बहुत सारे आंदोलनों को आपने जो है खाना खर्चा जिस तरह की उनकी मदद हो सकती है वो की है और निस्वार्थ की। आपने कुछ चुनाव लड़ने की, आपकी मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तब भी आपने कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब आपका कहना है कि जो निकम्मे हैं, आप निकम्मों से परेशान होकर, उत्तराखंड में जो निकम्मे लोग काम नहीं कर रहे उनसे परेशान होकर निकम्मों से मुक्ति दिलाना आपने अपना उद्देश्य बताया पहली वीडियो में। जी। तो क्या है मामला, कौन कौन निकम्मे हैं ये? देखिए कौन कौन, तो मैं नाम क्या बताऊं, तमाम उत्तराखंड में हमारे राज्य आंदोलन के बाद तमाम देख रही हूँ मैं 22 साल से राज्य की हालत बहुत ख़राब है। और जब से इस हमारा राज्य बना, जिस सपने को लेकर हमने राज्य लिया था, हम भी एक आंदोलनकारी हैं। और यहाँ पर जिन्होंने राज्य लिया वो तो आज पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है। आंदोलनकारियों का कुछ शहीद हो गए, कुछ जो आंदोलन किए थे वो ऊपर चले गए, कुछ जो है उनके बच्चे, उनको कोई पूछता नहीं है। जो कुछ यूकेडी के नेता थे वो अब बिल्कुल हालत ख़राब है। अब उस बीच क्या हुआ कि भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी, इन्होंने तमाम कब्जा कर लिया उत्तराखंड को, जो कि आंदोलन में किसी का कोई वो नहीं है। जितने मुख्यमंत्री हैं आज तक, एक बता दे वो आंदोलनकारी है, और चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। और उसके बाद ये तो आंदोलन को विफल किया इन्होंने। तो उसके बाद हालत देखती हूँ कि जैसे आज से 30 साल पहले हमारा पलायन हुआ, उससे बदतर हालत है आज है, उससे बदतर हालत है। और अभी इसी बीच मैंने बहुत समाज सेवा करी। कोरोना काल में मुझे अवार्ड भी सरकार ने दिया, मैंने भी लिया नहीं है, मुझे मिला है। और उसके बाद मैंने 38 विधानसभा में अपने ट्रक देखे होंगे, तमाम राशन बांटा। उसके बाद मैंने अभी अस्पतालों के जो कैंसर पीड़ित हैं, किडनी पीड़ित हैं, जो कोमा में होते हैं और जो रेप पीड़ित होता है, उन पर मैं काम करती हूँ। मुझे इतनी परेशानी आती है, रोज़ मुख्यमंत्री का मुझे फ़ोन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उनको न्याय दिलाना पड़ता है। कोई थाना चौकी उनका कंप्लेन है। अभी एक केस आ रखा है कि गार्गी चौक में एक यंग लड़का एक्सपायर हो गया, 4 महीने हो गए, उसकी लाश मिली है और उसका अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। तो अभी ऐसे हालात हैं, क्या कहते हैं, उन किडनी हो गया, कैंसर हो गया, रेप पीड़िता हो गया, और कोमा में जो पेशेंट होता है, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए मैं काम करती हूँ। इसी बीच जब मैं 2-3 पेशेंट को लेके, तो मेरे पेशेंट एक्सपायर हो गए, तो उनको इलाज नहीं मिला, अस्पतालों में धक्के खाते रहे। तो मैंने देखा कि उत्तराखंड की हालत बहुत ख़राब है और ये नेता इतना बखान करते हैं। तो मैं एक गंगा जी पे स्नान करने आई थी, और उस दिन 5 मार्च को, तो मुझे वहाँ पर विचार आया कि इस उत्तराखंड को ठीक करना है। मुझे हर की बड़ी विचार है, और वहीं से मेरा विचार ऐसा बदला, और आज ताकत सी आ गई मुझे, ऊपर वाली की ताकत है। और 100% मैं ये लोकसभा जीतूंगी, क्योंकि वहीं से मुझे सबसे देखे जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उन्होंने मुझे आदेश किया कि मुझे लोकसभा लड़ना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं जितने भी मेरे निकम्मे नेता और अधिकारी हैं उनको मैं ठीक करने के लिए यहाँ पर आई। आपकी बात ठीक है, आपने सेवा की है, आप सेवा से मतलब सेवा के रास्ते में जो आने वाली अड़चने हैं उनकी वजह से परेशान होकर राजनीति में आई हैं। लेकिन आपके सामने जो नेता हैं, चुनाव मैदान में पूर्व सांसद हैं, यहाँ के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको जनता में आप जा रही हैं, जमीन तक जा रही हैं, लोगों तक मिल रही हैं, तो आपको उनके सांसद के बारे में क्या विचार मिल रहे हैं, कैसा बता रहे हैं? देखिए, सांसद के बारे में तो लोग, मैंने पहले दिन ही जब मैं आई थी, उसके 3-4 दिन में मैं एक जगह गई थी, तो मैंने बोला मैं लोकसभा लड़ रही, तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा मैं कार्यालय ढूंढ रही हूँ। बोले जो 10 साल से सांसद हैं यहाँ पर,
उनका एक कार्यालय खुला था, 5 साल से ताला नहीं खुला अभी उसका। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि उनका ताला नहीं खुला तो उनका वो खाता भी मत खोलना। तो यही हालत है। अभी कल ही मैं लक्सर में मुझे मिल गए थे, सायरन बज रहा था गाड़ियों का, 4-5 गाड़ी, तो मैंने पलट के देखा तो निशंक भाई जी थे। तो वहाँ 5-7 लोग मेरे साथ व्यापारी थे, बोले 4.5 साल तक ये क्षेत्र में नहीं आए, आज तक एक कार्यालय इनका कहीं विधानसभा में नहीं है, आज तक नहीं। और आज 4.5 साल में आ रहे हैं जब चुनाव है, 1 साल बचा चुनाव को, 4 साल बाद। तो मैंने कहा भैया, हम कुंभकर्ण को तो सुना है कि 6 महीने में जगता है, 6 महीने नींद में रहता है, और हमारे यहाँ के नेता 6 महीने पहले उठते हैं, 4 साल नींद में रहते हैं, 5 साल। तो यही फर्क है। कुंभकर्ण के भी पिताजी हैं लोग, ये लोग कुंभकर्ण के भी फादर हैं ये लोग। तो इसलिए मैंने उनको मजाक में बोला, मैंने कहा भाई ये तो कुंभकर्ण के भी बाप हैं, और ये लोग 6 महीने पहले, साल भर पहले इनकी नींद खुलती है, वो तो 6 महीने में खुलता है। तो इस तरह का हालत है। निशंक जी की तो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, कई साधु महात्मा भी देख रही हूँ सोशल मीडिया में, उनका बहुत खिलाफत हो रही है, और होगी क्यों नहीं। आप मुझे बताइए, आप 10 सालों से आप यहाँ हैं, न तो आपने आंगनबाड़ियों के लिए काम किया, न आशा कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, न नशे पे काम किया, न सड़कों पे काम किया, और इतना कुंभ रहा आपके। कुंभ में देखिए आप, तमाम पार्किंग के अंदर आप जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं निशंक भाई से पूछना चाहती हूँ कि जो इरिगेशन की जमीन है उसका स्वामित्व नहीं है उनके पास। आपने कभी लड़ी? मैं हरीश रावत से पूछना चाहती हूँ, तो उत्तराखंडियत की बात करते हो, कभी टिहरी डैम पर लड़ाई लड़ी? मैं कभी आपने जो इरिगेशन को जमीन वो नगर निगम को आनी चाहिए। आज मैंने उसकी RTI लगा रखी है, कोई वो जमीन किसी की नहीं है, कोई उसका मालिकाना हक नहीं है। तो क्यों नहीं आप उस जमीन को योगी से कहते हैं कि भाई आप उत्तराखंड नगर निगम को दो? हाँ, योगी जी की समस्या है, जो मुझे पता चला था कि योगी जी ने कहा कि अगर मैं ये जमीन दे दूंगा तो ये लोग माफियागिरी करेंगे, होटल बना देंगे। मगर उसमें क्लॉज डाल दीजिए कि आप उसमें धार्मिक स्थल ही बनाएंगे, आश्रम ही बनाएंगे, आप रख रखाव करेंगे, पार्क बनाएंगे, और कुंभ के लोगों के लिए जगह बनाएंगे, कुंभ के वो बनाएंगे। आप होटल को मत करिए, अगर आप उसका प्रावधान रखिए। तो इसी तरह टिहरी डैम है। हाँ, एक और मजबूत प्रत्याशी आपके सामने कांग्रेस ला रही है। वैसे तो सुनने में आया कि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे कांग्रेस को, लेकिन एक बहुत मजबूत चेहरा खोज कर कांग्रेस ला रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और हर सरकार में मंत्री रहने वाले हरक सिंह रावत जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग तो किस बात के मजबूत है, अब समझ बताएगा। ये लोग पैसे से मजबूत हो सकते हैं, इनकी 4-4, 5-5 पत्नियां हैं, उससे मजबूत हो सकते हैं, 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इस चीज से मजबूत हो सकते हैं। मगर किस चीज के मजबूत हैं? और मैं तो हरक सिंह भाई जी को ढूंढ रही हूँ। हरक सिंह जो है, अभी कुछ दिन पहले एक विधायक बीजेपी की थी, उसके साथ कोई महिला आ गई बेचारी, और थोड़ा आंसू रो रही। मैंने कहा महिला क्यों रो रही है मेरे ही ड्राइंग रूम में? तो उसने बोला ये हरक सिंह के 2 बच्चे इसके स्कूल में नाम लिखे गए हैं। और क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई स्कूल में तो तुम्हारी गलती है, जब वो एक ऑलरेडी शादीशुदा था तो तुमने इसको क्यों स्वीकार किया? तो इसी तरह तो कितने तो रजिस्टर्ड उनके बच्चे हैं, और अनरजिस्टर्ड तो पता ही नहीं है। कभी ये सीढ़ी बनाते हैं दूसरों की, कभी इनकी बन जाती है। ये तो सीढ़ी कांड वाले लोग हैं। तो इनको तो मैं समय में देख लूंगी, आने दो, देखना चाहती हूँ कौन आएगा। अगर हरक सिंह, वही हरक सिंह आ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत भी कई है, 1-2 भारत के लोग। यशपाल आर्य जी भी तलाश कर रहे हैं। हाँ, यशपाल आर्य तो खैर दल बदलू हो गए। और देखिए, आप दूसरा घर कहते ना, एक घर छोड़ के दूसरे घर गई हुई जैसी बहुआ होती है, उनकी क्या इज्जत होती है, वैसे ही उनका दल बदलू, कभी भाजपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, तो उनका वो उतना रिस्पेक्ट नहीं है, उतना सम्मान भी लोग नहीं करेंगे अभी। जी, अभी आप प्रेस वार्ता में कह रही थी कि जेसीबी हर निकम्मे का विरोध करेगी। जी, तो किस तरह से विरोध करेगी, क्या रहेगा? देखिए, जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया है, और जो जनता, वैसे तो कोई भी आप देखो, कोई नेता को देख लीजिए, उत्तराखंड की जो हालात है इस समय, बहुत खराब हालत है, बहुत खराब। आज ब्लैकमेलर लोग हावी हो गए हैं, और ये लोग दुबक के बैठे हुए हैं। ये हमारे यहाँ के नेता ऐसे, कछुआ नहीं होता, कछुआ, ये चुनाव के टाइम पर टॉर्टोइस कहते हैं जिसको, कुछ निकालते हैं वो उसके बाद घुस जाते हैं। कछुए की छाल के, ये नेता कछुए की छाल के, डिट्टो कछुए हैं ये कछुए, और बाकी टाइम ये घुस जाएंगे कछुए की तरह, और जब चुनाव होता है अपनी बड़ी लंबी सी गर्दन निकाल के आते हैं। तो ऐसा नहीं होने दूंगी, और हर निकम्मे के खिलाफ जहां लड़ेगा निकम्मा, वही मेरा जेसीबी का क्लाइंट लड़ेगा उसके खिलाफ। अच्छा, एक इससे हटके, चुनावी मामले से हटके मैं एक बात पूछना चाह रहा। उत्तराखंड के लोगों पे मैं पुख्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन एक आरोप है कि जितने भी रोजगार देने वाली एजेंसियां सरकारों ने हायर की हैं, बिल्कुल,
चाहे बीजेपी की सरकार हाँ, हो, उनमें छदम रूप से कई मंत्री की पत्नी पार्टनर है, सब में कई पार्टनर है, सब सचिवों की में मंत्री पार्टनर सब में पार्टनर है। तो जो युवा है वो आपसे क्या उम्मीद करे? आप इन छदम पार्टनरों का क्या भविष्य देखते हैं? इलाज करेंगे, इलाज करूंगी मैं तो। अगर उत्तराखंड की युवा और महिलाएं मेरा साथ देंगी तो मैं इलाज करूँ। मुझे ताकत तो दो, मुझे लड़ने की क्षमता तो दो, पहले एक तो हो जाओ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समस्त युवा और महिलाएं, अगर देखिए मैं कह रही हूँ, अगर मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप देश में ईवीएम में कुछ भी छेड़छाड़ करो, मेरे क्षेत्र में ईवीएम में छेड़छाड़ मत करना। क्योंकि ये सीट मुझे जीतनी है, उत्तराखंड के लिए जीतनी, बाबा केदार के लिए जीतनी है और उत्तराखंड देवभूमि के लिए जीतनी है। अगर आप चाहते हैं बाबा केदार से, तो मेरे यहाँ पर ईवीएम में कोई छेड़छाड़। और वैसे तो मैं कहती हूँ पैट पे, वीवीपैट पे चुनाव होना चाहिए, उस पर होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। इस पर मैं आवाज़ भी उठाऊंगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब है और जिसके लिए मैं लोकसभा में उतर रही हूँ। और मुझे युवाओं का, जितने भी लोग, जितने भी चाहे फैक्ट्रियों में हैं या डिपार्टमेंट में हैं, टीएनएम जैसे लोग, एजेंसियाँ, हर एजेंसी को ख़त्म कराऊंगी। धामी भाई से मैंने टीएनएम का नाम लिया था, आउटसोर्स में क्या कहते हैं, उपनल वालों को कह रहे टीएनएम के थ्रू आओ। क्योंकि और तो नेताओं की औरतें पार्टनर हैं, पता लगा रही हूँ किसकी औरत पार्टनर है और पता लगा रही हूँ कौन कौन से नेता इन्वॉल्व है, किसके भाई भतीजे, एक को नहीं छोड़ूंगी। और आज कह देना चाहती हूँ, जितने भी आउटसोर्स की एजेंसियां हैं, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एक उपनल की तरह बनाए और ये एजेंसियों को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कमीशन खाने के लिए नेताओं को ले। क्योंकि जनता करती काम हमारे, बेचारे एक तो गरीबी इतनी है और नौकरियां नहीं है, 8-8 हज़ार में काम कर रही हरिद्वार के अंदर। अरे शर्म करो नेताओं, शर्म। आशा कार्यकर्ताएं कर रही है 3,000 4,000 में काम और आंगनबाड़ियां कर रही है 4,000 में काम, आशा कर रही 3200 में काम। अरे 13,000 14,000 आशा कार्यकर्ताएं हैं, दिन भर धूप में गांव गांव जाती हैं, सारा सरकारी काम। नौकरी नहीं रखेंगे तो नोट लेके रखेंगे और नौकरी देने के लिए पैसे नहीं इनके पास। फार्मासिस्ट बेरोजगार है, एनएचआरएम में घोटाले हैं और तमाम जितने जेई हैं, आप भी देखिए, सब संविदा में, सब कुछ संविदा में। और एक विभाग के 4-4 नामकरण तुमने कर रखे हैं। आप एजुकेशन में लीजिए, शिक्षा मित्र, प्रेरक शिक्षा, अलाना क्या क्या नामकरण। और तुम किस लिए पक्के हो भाई? तुम्हें क्यों नहीं हम संविदा में रख लें? जाओ। इस बार नई उत्तराखंड की जनता छोड़ेगी और इस बार लोकसभा चुनाव जेसीबी जीतेगी और उसके बाद 2027 में पूरे प्रदेश में आगाज होगा इसका। आप अभी सुन रहे थे भावना पांडे जी को, जिनका दावा है कि जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में आंदोलन किया था, जितनी मेहनत की थी आंदोलनकारियों ने, उससे ज़्यादा मेहनत अब उत्तराखंड को बचाने के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र यहाँ बसाने के लिए की जाएगी। ये आपका दावा है। और दूसरा एक दावा इन्होंने और भी किया है कि जहाँ जहाँ निकम्मे प्रत्याशी हैं वहाँ वहाँ जेसीबी पूरे उत्तराखंड में अपने प्रत्याशी हर चुनाव में उतारेगी, ऐसा इनका दावा है। धन्यवाद।